कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बताएं प्लीज। नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। कल करके देखा था, वो हो गया था जैसा आपने बताया था। वेरी गुड। चलिए तो फिर हम इसी को अभी एक्सटेंड करते हैं। कल हमने आपको बताया था एक सिंपल मेल मर्ज करना। सिंपल मेल मर्ज का मतलब ये है कि आपने एक लेटर लिखा, लोगों के नाम पते चेंज कर दिए। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि अगर इस तरीके का मेल मर्ज करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि इस तरह से ही मेल मर्ज का यूज किया जा सकता है, हमारे नाम पते चेंज करने के लिए आप मेल मर्ज का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेल मर्ज बहुत तरीके से यूज होता है। उसी का हम आपको और एक एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने मान लीजिए वैकेंसी निकाली। ठीक है। अब 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई। क्योंकि आप सबको पता है कि जब कोई वैकेंसी निकलती है तो लोग अप्लाई करते हैं। तो सपोज 5 हमारे पास डिफरेंट पोस्ट थी, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई। और हमने हर पोस्ट के लिए मान लीजिए 3-3 लोगों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट किया किस लिए? इंटरव्यू के लिए। तो हमें मान लीजिए, आप 3-3 लोग का मतलब ये 5 पोस्ट हैं और 3 लोग हैं, तो 15 पर्सन को हमें इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजना है। अब मान लीजिए अगर हम नाइटेक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो नाइटेक की जैसे 2 ब्रांचेस हैं, एक नाइटेक की ब्रांच इंदिरा नगर में है और एक दूसरी ब्रांच है आलमबाग में। तो हम कुछ लोगों का इंटरव्यू जो है वो इंदिरा नगर में लेना चाहते हैं, कुछ लोगों का आलमबाग में लेना चाहते हैं। दूसरी बात, सभी का इंटरव्यू सेम डेट और सेम टाइम पे नहीं है। कुछ लोगों को किसी अलग दिन अलग समय पर बुलाया है, कुछ लोगों को अलग दिन अलग समय पर बुलाया है। मगर हम चाहते हैं ये है कि हम कॉल लेटर भेजें तो अलग अलग हमें लेटर्स तैयार ना करने पड़े। हम कॉल लेटर भेजें तो 15 के 15 लोगों को ऐसा कॉल लेटर भेजें जिसमें उन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो उनकी पोस्ट का नाम भी डिफाइंड हो, उन्होंने उन्हें किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया, किस टाइम के लिए सिलेक्ट किया गया, किस डेट में उन्हें आना है, तो और इंटरव्यू के लिए किस ब्रांच में आना है। ये सारी चीजें हम देना चाहते हैं। तो अगर नॉर्मली किसी से पूछें कि भाई ऐसा करना है, तो लोग कहेंगे कि आप ये करिए कि 5 अलग अलग लेटर तैयार कर लीजिए 5 पोस्ट के लिए, और उसमें उनके टाइम और डेट डिफाइन कर दीजिए। लेकिन हमारा ऐसा भी फिक्स नहीं है कि अगर मान लीजिए हमने कहा फैकल्टी की पोस्ट है, तो फैकल्टी के सारे इंटरव्यू एक ही दिन होने हैं। फैकल्टी के इंटरव्यू के लिए भी डिफरेंट डेट्स और टाइम्स हो सकती हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये देखा जाए, जिसमें हम एक कॉल लेटर बनाना चाहते हैं 15 लोगों के लिए। मगर उन 15 लोगों को ना तो उसमें डेट की कोई सिमिलैरिटी है, ना टाइम की सिमिलैरिटी है, पोस्ट की भी सिमिलैरिटी नहीं है। पर हम चाहते हैं कि ये सारा काम एक लेटर से ही हो जाए। तो इसके लिए भी अगेन मेल मर्ज इज द सॉल्यूशन। और अब आपको मैं इसके लिए सैंपल बना करके दिखा रही हूँ, पूरी चीजें पूरा प्रोसीजर एक बार आप ध्यान से देखिएगा और इसको ट्राई करके देखिएगा फिर आप खुद से। तो सबसे पहले जैसे कि मेल मर्ज की हमने पहली कंडीशन बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट अ ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट। तो ये ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब हम एक कॉल लेटर के लिए मैटर तैयार करेंगे। तो मैटर में सबसे पहले जिसको नाम, ये नाम पते के लिए तो जगह छोड़ ही देंगे। हम अब बहुत ज्यादा एड्रेस वगैरह नहीं लिखेंगे, हम केवल नाम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम अपने लेटर का कंटेंट लिखना चाहते हैं। तो अब जैसे हमने कहा दिस इज वी आर प्लीज्ड to inform you that your name has been shortlisted for the post of for द पोस्ट ऑफ। अब यहाँ पर पोस्ट सबकी अलग अलग है, सबकी एक पोस्ट नहीं है मतलब। तो यहाँ पोस्ट के लिए हम जगह छोड़ देंगे। अब हमने कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एट अवर। अब यहाँ पे ब्रांच का नाम, क्योंकि कुछ लोगों को इंदिरा नगर बुलाना है, कुछ लोगों को आलमबाग ब्रांच बुलाना है। तो ब्रांच के नाम के लिए हमने जगह छोड़ दी और यहाँ लिख दिया दिस ब्रांच ऑन। किस डेट पर आना है वो डेट के लिए जगह छोड़ दी, किस टाइम पर आना है वो टाइम के लिए जगह छोड़ दी। लेटर के बीच बीच में हम जगह छोड़ते जा रहे हैं, बाद में हम अपनी फील्ड को यहाँ पर डालेंगे। ठीक है। यू आर फर्दर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल testimonials and one set of
their photocopy along with, ठीक है, इतना लिखा। फिर बस यहाँ दे दिया मैनेजर। सपोज ये हमारा लेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें वो कंटेंट लिखे जो सभी लेटर्स में सिमिलर है, मेन लैंग्वेज सबकी सेम है। उसके बाद क्या करेंगे, मेलिंग्स पे आएंगे, यहाँ से सिलेक्ट रिसिपिएंट्स पे जाएंगे, और एक बार फिर बनी हुई लिस्ट नहीं लेनी है, खुद से हमें लिस्ट तैयार करनी है, क्योंकि इस लिस्ट के हिसाब से हमें अपनी टेबल बनानी पड़ेगी। तो हमें यहाँ कहना है टाइप न्यू लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट किया। फिर कॉलम्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं, मगर हमें तो वो सारे कॉलम नहीं चाहिए, इसीलिए अब हम कॉलम्स को अपने हिसाब से रखेंगे। तो कस्टमाइज कॉलम्स पे गए, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो हमने कहा ऐसा है, हम 1 बाय 1 सारे डिलीट कर रहे हैं, और फिर हम अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। आप सारे भी डिलीट कर सकते हैं, हम 1 बाय डिलीट कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। तो सारे कंटेंट्स डिलीट कर दिए। अब हमने कहा सबसे पहले तो हमें नाम चाहिए, हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग नहीं लिखेंगे, पूरा नाम एक साथ लिखेंगे। फिर हमने कहा हमें चाहिए पोस्ट। फिर हमने कहा हमको चाहिए फोन नंबर। फिर हमने कहा डेट। फिर हमने कहा टाइम, क्योंकि सबको अलग अलग टाइम पे बुला रहे हैं। फिर हमने कहा कि किस ब्रांच में बुलाना है वो भी लिखना है। तो इस तरह से कर दिया, नेम पोस्ट फोन डेट टाइम ब्रांच। तो यही सब है बस, और तो कुछ डालना नहीं है, इतना ही कर दिया। और इसके बाद में यहाँ से कह दिया ओके। पहले हम फोन नंबर को ऊपर कर देते हैं, क्योंकि नाम के बाद फोन नंबर डाल देंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। ये देखिए, ये हो गया। अब पहला मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया अर्पिता पाठक, फोन नंबर इनका ये है। इनको मान लीजिए हमने सीनियर फैकल्टी के लिए चुना है, सिलेक्ट किया है। जल्दी से हम तैयार कर लेते हैं ये डेटा। और इनको हमने कहा आपको यहाँ पर आना है 25 अप्रैल 2021 में, और इनका टाइम दे दिया हमने 11 बजे। आवर्स, कौन सी ब्रांच में आना है, अभी आलमबाग ब्रांच में बुलाया इनको। दूसरा दे दिया नाम हमने जया मेनन, कुछ भी फोन नंबर डाल दिया। इनको दिया हमने काउंसलर। यहाँ पर इनको आना है, इनको भी 25 अप्रैल 2021 में ही आना है, लेकिन इनको आना है मान लीजिए सुबह 10 बजे, और इन्हें आना है इंदिरा नगर ब्रांच में, ठीक है। फिर दूसरा नाम दे दिया श्रुति सिन्हा, फोन नंबर यहाँ पर, ये भी सीनियर फैकल्टी के लिए ही सिलेक्ट हुई हैं। और इनको दे दिया टाइम 30 अप्रैल 2021, यहाँ पे दिया 16 यानी शाम को 4 बजे। आज अब ये ब्रांच का नाम हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर। पहले नाम की लिस्ट तैयार कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
15 लोगों के लिए करना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, और हम आपको बता देंगे एक बार तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कितने लोग हो गए, बस चेक कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और नाम ले लेते हैं बस। फोन नंबर जल्दी से डाल देते हैं। ऐसे ही कुछ फेक नंबर डाल दिए। फिर यहाँ पर अब 5 पोस्ट हैं जिसमें सीनियर फैकल्टी के 2 लोग हो चुके हैं, एक और ले लेते हैं, ये भी सीनियर फैकल्टी ही ले लेते हैं। ठीक है, काउंसलर्स को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी 2 हो चुकी हैं, एक काउंसलर यहाँ ले लेते हैं, पेस्ट। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 1 हो चुका है, 2 हो चुके हैं, तो ये तीसरा हो गया। और हम यहाँ पे लेते हैं एक जूनियर फैकल्टी, इसे भी कॉपी कर रहे हैं, 2 जगह पेस्ट करेंगे, एक यहाँ कर लिया और एक यहाँ कर लिया। यहाँ पे ले लिया हमने। अब यहाँ पे लेते हैं अकाउंटेंट, इसको कॉपी किया, दूसरा और तीसरा। तो ये हो गए सारे हमारे जो भी। अब यही डेट्स को हम डेट लिखनी पड़ेंगी। 30/4/2021, 28/4/2021, then 30/2021, 29/4/2021, 28/4/2021, 29/4/2021, 01/5/2021, 02/5/2021, 02/05/2021 और 01/5/2021। यहाँ लिख दिया कुछ भी, हम कुछ भी टाइम लिख रहे हैं, मतलब ये बिना कंफर्म किए कि हाँ टाइम रिपीट हो रहा है क्या, इसलिए बस 13। बस अब यहाँ पर पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट 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 और पेस्ट, ये हो गए। कुछ लोग आलमबाग के लिए ले लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट। ये हमने पूरी लिस्ट अपनी 15 कैंडिडेट्स के लिए एक लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें पूरे 15 लोग हैं जिनको अलग अलग 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए 5 डिफरेंट पोस्ट के लिए 3-3 लोगों के लिए कॉल लेटर हमने बना दिया। तो नाम, फोन नंबर, ऐसे ही उनके एड्रेस हो सकते थे, मेल आईडी हो सकती थी, सारी चीजें हो सकती थी, पोस्ट, डेट, टाइम, ब्रांच खरा। और अब हम यहाँ पर इसको कहेंगे ओके। जाहिर सी बात है ये आपसे पूछेगा कि आपको देखिए कल वाली लिस्ट यहाँ दिख रही है, हमने यहाँ पर इस लेटर को भी एक नाम दे दिया कॉल लेटर।
और हम इसे सेव कर देंगे। बस अब तो क्या करना है, सिर्फ आपको कर्सर रखना है वहां पर जहां आपको डेटा चाहिए। जैसे हमें नाम चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पे कर्सर रखा, इंसर्ट नेम, नेम के बाद क्या चाहिए हमें, हमको चाहिए फोन नंबर, इंसर्ट फोन, फिर यहाँ पे नाम एक बार और चाहिए तो इंसर्ट नेम दोबारा कर दिया। फिर हम यहाँ कहेंगे वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर नेम हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि अब यहाँ पे क्या देना है आपको, यहाँ देनी है पोस्ट, तो यहीं पर आप दे देंगे पोस्ट। फिर यू आर सिलेक्टेड टू यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एट अवर, कौन सी ब्रांच में आना है, वो ब्रांच का नाम देना है आपको यहाँ पर, तो ब्रांच का नाम यहाँ से मिलेगा, ये देखिए ब्रांच में। फिर ऑन, यानी कि यहाँ पे क्या देना है आपको, यहाँ देना है कि किस डेट में आना है, तो यहाँ पर आप डेट डाल देंगे। फिर एट, किस टाइम पे आना है, यहाँ पर आप टाइम डाल देंगे। और उसके साथ ही साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, सारी फील्ड्स आपने डाल दी हैं। अब आप चाहें तो एक बार यहीं पर प्रीव्यू करके देख सकते हैं। देखिए अर्पिता पाठक, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है सीनियर फैकल्टी के लिए आलमबाग ब्रांच में, 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे आना है। जबकि दूसरी जो है वो जया मेनन है, जिन्हें काउंसलर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, इन्हें इंदिरा नगर ब्रांच में 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे आना है। माने आप एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, मर्ज करिए, तो कहाँ जाएंगे, फिनिश एंड मर्ज पर आएंगे, क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पूछेगा कितने रिकॉर्ड मर्ज करने हैं, आपको सारे ही करने हैं। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिस्ट पहले से बनी थी, हमें फिलहाल जैसे मान लीजिए हमने अपने स्टाफ मेंबर्स की एक लिस्ट पहले से बना रखी है, लेकिन अब उसमें स्टाफ में हमें कॉल करना है कुछ ही लोगों को। तो मान लीजिए हमने कहा कि जो हमारी रिकॉर्ड लिस्ट बनी है वो 50 लोगों की बनी है, लेकिन हमें कॉल करना है पहले से लेकर के 10वें तक की लिस्ट के लोगों को। तब हम एक रेंज डिफाइन कर सकते थे, फ्रॉम पे क्लिक करते 1 लिखते और 10 लिखते, तो उस लिस्ट में से शुरू के 10 रिकॉर्ड फेच करके ले आता और उन्हीं को मर्ज करता। लेकिन ये तभी है जब रेंज के हिसाब से आपको काम करना है। ऑल कहने का मतलब है सारे रिकॉर्ड्स को आप मर्ज करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहीं से क्या कह देंगे, ओके। जैसे ही आपको ओके कहेंगे, एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ लेटर्स 1 नाम से। और देखिए ये कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, यहाँ पर 15 पेजेस का डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, जिसमें पहला लेटर अर्पिता पाठक के नाम है सीनियर फैकल्टी की पोस्ट के लिए, जया मेनन ये देखिए काउंसलर के पोस्ट के लिए, तीसरा नाम श्रुति सिन्हा ये सीनियर फैकल्टी एक बार फिर, और शरद बाजपेयी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इस तरह से देखिए हर लेटर में बहुत सारी चीजें सिमिलर है, लेकिन बहुत सारी चीजें डिसिमिलर भी हैं, फिर भी आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही यूनिवर्सिटी अगर मान लीजिए लिस्ट निकालती है बच्चों की, कि बच्चे का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और सपोज उसको कौन सी स्ट्रीम दी गई, तो उस लिस्ट को निकालने के लिए भी आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप उसका प्रिंट आउट निकालें और नोटिस बोर्ड पे लगा दें। या अगर आप बाय पोस्ट उन्हें भेजना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो आपको उसको पोस्ट मतलब ऐसे ही करना होगा। तो वैसे तो देखिए नाम मेल मर्ज है तो है एक्चुअली लेटर लिखने के लिए ही, लेकिन आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट क्या है और किस सिचुएशन में किस तरह से फील्ड्स को हम मर्ज कर सकते हैं। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर नाउ। आप लोग बताइए प्लीज, आप लोगों को ऑप्शन क्लियर हुआ है, स्टेप्स क्लियर हुए हैं? बाकी तो जब आप लोग खुद ट्राई करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट फिलहाल ये चीजें क्लियर हुई आपको? यस जी मैम। श्री नारायण आपको समझ में आ रहा है ना? जी मैम। चलिए ठीक है, आप भी प्लीज ट्राई करके देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कल के सेशन में हमको बताइएगा। तो अगर कोई समस्या है तो हम उसको समाधान देंगे आपको, ठीक है? ओके मैम। चलिए ये तो हो गया हमारा मेल मर्ज, जो कि एमएस वर्ड के बहुत से मोस्ट एक्सक्लूसिव टूल्स में से एक टूल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एमएस वर्ड का। अब हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं। फिलहाल इसको हम सेव नहीं कर रहे हैं, दोनों डॉक्यूमेंट हम क्लोज कर दे रहे हैं बिना सेव किए हुए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेलिंग्स टैब के बाद में नेक्स्ट हमारा टैब है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब का यूज डॉक्यूमेंट में कुछ नया काम करने के लिए नहीं होता है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, जिसको हम यहाँ पर एक क्रिएट कर ले रहे हैं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट हमारे पास बना हुआ है, माने हमने काम कर रखा है और सब कुछ हमारा रेडी है डेटा। ये देखिए, बस ये है कि अब इसमें आपको कुछ चीजें हैं जो रिव्यू टैब आपको हेल्प करता है। जैसे शुरू में ही आपको बताया गया था कि एमएस वर्ड की एक खासियत होती है कि इसकी अपनी एक डिक्शनरी होती है। आपके टाइपिंग शुरू करते ही वो डिक्शनरी इसमें ऑलरेडी सेव्ड है।
आप जैसे ही टाइपिंग शुरू करते हैं ये अपनी डिक्शनरी से आपके टाइप किए हुए वर्ड्स को चेक कराता है, और जहां जहां स्पेलिंग मैच करते हुए वर्ड्स मिलते हैं उन वर्ड्स को सही रखता है। लेकिन जहां जहां कोई ऐसा वर्ड अगर मिल जाता है जो कि आपकी स्पेलिंग को मैच नहीं करता है, मतलब उसकी डिक्शनरी के वर्ड को मैच नहीं करता है, तो उस जगह पर ये क्या करता है कि ये आपके वर्ड को गलत मानता है, यानी उसको स्पेलिंग मिस्टेक मानता है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हो सकता है कि आपने अपना नाम लिखा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक नाम लिख दे रहे हैं, सपोज हमने लिख दिया निशांत, ठीक है। तो अब निशांत एक इंडियन वर्ड है, हिंदी का वर्ड है, मतलब उसे हम इंग्लिश में लिख जरूर रहे हैं, लेकिन वो वर्ड, क्योंकि देखिए ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये अमेरिका में बना है, इंडिया में तो बना नहीं है, इसलिए इंडिया में तो इस निशांत नाम का एक इम्पोर्टेंस है या कोई मीनिंग है, लेकिन बाहर की कंट्री में इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई नाम लिखते हैं तो हाँ, अगर आप लिख देते हैं जॉन तो वो गलत नहीं होगा, ये देखिए उसको गलत नहीं मानेगा। लेकिन हमारी कंट्री में यूज किए गए वर्ड्स को अक्सर ये गलत मानता है, क्योंकि वो वर्ड उसकी डिक्शनरी में होते ही नहीं है। तो जब होते नहीं है तो उन्हें ये गलत कर देता है, स्पेलिंग मिस्टेक दिखाता है। स्पेलिंग मिस्टेक जब भी होती है तो ये रेड कलर की देखिए वेवी अंडरलाइन से उस एरर को शो करता है। जहां जहां ये रेड कलर की लाइन दिख रही है, इसका मतलब ही क्या है कि आपने यहाँ पर स्पेलिंग की गड़बड़ की है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्पेलिंग की गड़बड़, सॉरी, जो मिस्टेक्स हैं वो ग्रीन कलर से भी शो करता है, जैसे देखिए यहाँ या यहाँ। तो रेड और ग्रीन लाइन में फर्क है। रेड कलर की लाइन तब शो होती है जब आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की, लेकिन ग्रीन कलर की लाइन ये तब शो करता है जब आप ग्रामर से संबंधित कोई गलती कर देते हैं। तो ग्रामर से संबंधित गलती में ये आपको रेड ग्रीन कलर की लाइन दिखाता है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में ग्रामर से रिलेटेड कोई मिस्टेक आपने की हुई है। अब काम करते करते कई बार ऐसा होता है कि गलतियां दिखने लगती हैं तो हम परेशान होने लगते हैं, और अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम एक डिक्शनरी बगल में रख के बैठते हैं कि ये गलती है तो अच्छा इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी। लेकिन अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ये जितनी आसानी से आपकी गलतियों को चेक कर रहा है, उतनी ही आसानी से ये आपकी गलतियों को सुधारने में भी आपको हेल्प करता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि डाटा को टाइप करते समय अगर ये गलतियां दिखाता भी है तो आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करना है, परेशान नहीं होना। सबसे पहले आप अपना डेटा पूरा टाइप कर लीजिए। 1 पेज का डेटा देना हो, 20 पेज का डेटा हो, 100 पेज का हो, कितना भी हो, पहले डेटा पूरा टाइप कर लीजिए। ये गलतियां दिखा रहा है, दिखा लेने दीजिए। जैसे ही डाटा कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमने 5 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट बनाया, हमने काम पहले पूरा कर लिया, ये काम जब पूरा हो गया तब हमने कहा अच्छा अब देखते हैं कि क्या क्या गलतियां हैं, क्योंकि गलतियों का सुधार करना है। लेकिन गलतियों के लिए भी हम खुद से मेहनत क्योंकि नहीं करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसी के ऊपर ये जिम्मेदारी भी थोप दी जाए कि भाई जैसे तुम गलतियां चेक करो ऐसी गलतियों को हेल्प करो उनको रेक्टिफाई करने में। तो क्या करेंगे हम कि काम पूरा होने के बाद डॉक्यूमेंट में कहीं भी रहें, लेकिन हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर के ऑप्शन को यूज करेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर का ऑप्शन आपके डॉक्यूमेंट को वर्ड बाय वर्ड चेक करता है, और जितनी भी स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स होती हैं उन्हें दूर करने में, उन्हें रेक्टिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रिव्यू टैब में आएंगे और सीधे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेन्यू में, मतलब टैब में ना जाना पड़े और आप कोई शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, किस लिए, स्पेलिंग और ग्रामर चेकर को रन कराने के लिए, यानी स्पेलिंग भी चेक करिए और ग्रामर चेकर भी, ग्रामर भी चेक करिए, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको इसमें एक फंक्शन की मिलती है F7। आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि स्पेलिंग और ग्रामर चेकर को रन कराने के लिए या तो आप यहां आए और इस पर क्लिक करें, या फिर आपको F7 की दबा देनी है, और बस उतना करते ही आपका जो है स्पेलिंग और ग्रामर चेकर शुरुआत से शुरू हो जाएगा। मतलब जहां से कर्सर रखा है वहीं से शुरू होगा, कर्सर जहां पर भी प्लेस्ड है, और पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करता हुआ आएगा। तो यहाँ भी हम भी क्या कर रहे हैं, हमने कीबोर्ड से अपनी F7 की प्रेस कर दी। अब इसको सबसे पहली गलती जो मिली वो ये मिली, और उसने दिखाया कि ये गलती है, देखिए रेड कलर से दिखा रहा है, इसका मतलब है कि स्पेलिंग की मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, वो बता रहा है कि ये शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। उसके हिसाब से अब क्या करेगा, नीचे, अब आपको ये नहीं सोचना कि इसकी सही स्पेलिंग क्या है, आपको नीचे इसी का सजेशन भी दिया हुआ है। सजेशन का मतलब ये है कि वो कह रहा है एमएस वर्ड आपसे कि आपने लिखा ये है, लेकिन हो सकता है कि आप ये लिखना चाहते थे। तो हमने भी देखा कि हाँ जल्दीबाजी में यू ओ जो है 2 बार प्रेस हो गया, यू तो ऐसे लिखा जाता है। तो आपको खुद मेहनत नहीं करनी है, आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे इस पे, और क्या कह देंगे, चेंज ऑल। चेंज भी कह सकते थे,
लेकिन चेंज ऑल इसलिए कहते हैं कि अगर गलती से कई जगह ये मिस्टेक हुई है, बार बार एक से ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि ओ 2 बार प्रेस हो गया है यू में, या हो सकता है यही डेटा हमने कॉपी करके पेस्ट किया हो, तो जहां जहां ये गलती हुई है वहां वहां इस गलती को एक बार में ही सुधार दीजिए। इसके लिए हम क्या कह देंगे, चेंज ऑल। इस पर क्लिक करते ही अब ये अगले शब्द पे आया। अब इसने कहा फिर रेड कलर से मिस्टेक है, लेकिन ये स्पेलिंग की मिस्टेक तो है नहीं। तो नीचे ऊपर क्या बता रहा है, ऊपर कह रहा है आपने वर्ड्स को रिपीट किया है। अंग्रेजी भाषा में या किसी भी भाषा में एक शब्द को 2 बार लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, एक शब्द को हम 2 बार लिख गए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कर्सर आपका यहाँ ब्लिंक कर ही रहा है, आप इसको कीबोर्ड से बैकस्पेस की दबा देंगे और मिटा देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहां से क्या कह देंगे, चेंज, यानी ये जो चेंज किया है इसको सेव कर दो। फिर अगली गलती पे आया, फिर उसने कहा ये लिखा है इसको सही करिए, इसको सिलेक्ट करा, फिर चेंज ऑल। फिर अगली गलती, अब देखिए रेड की जगह उसने क्या दिखाया, ग्रीन कलर। ग्रीन का मतलब ये है कि ग्रामर की मिस्टेक है। और क्या मिस्टेक है वो बता रहा है, आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है। जब हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय स्पेस, जब फुल स्टॉप लगाना होता है तो फुल स्टॉप से पहले स्पेस नहीं दिया जाता है। ध्यान नहीं दिया टाइप करते समय, गलती से हमने स्पेस दे दिया, तो वो नीचे कह रहा है इसको ऐसे लिखिए। आप सिलेक्ट करिए और कह दीजिए चेंज। अब निशांत लिखा था, लेकिन निशांत के लिए वो कह रहा है कि हो सकता है आप इनमें से कोई कितने सारे सजेशन दे रहा है, क्योंकि उसकी अंग्रेजी भाषा के हिसाब से ये शब्द तो डिक्शनरी में है नहीं, लेकिन इससे मिलते जुलते जो शब्द मिलते हैं उसको मिल रहे हैं डिक्शनरी में, वो दिखा रहा है कि हो सकता है आप ये लिखना चाहते थे, आप ये लिखना चाहते थे। पर हम भी भाई, हमारी भी तो अपनी जरूरत हो सकती है, तो हम तो निशांत ही लिखना चाहते हैं, हम इनमें से कुछ नहीं लिखना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पेलिंग ग्रामर चेकर के हिसाब से वो शब्द एक मिस्टेक है, लेकिन हमारे हिसाब से वो मिस्टेक नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे शब्दों को आप चेक ही मत कीजिए। तो उसके लिए क्या कह देंगे, इग्नोर ऑल, यानी जहां जहां भी निशांत लिखा हो आप मत चेक करो, उसे इग्नोर कर दीजिए। फिर इस तरह से फिर एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। अब फिर हमने कहा हाँ ये चेंज करिए, फिर उसने फिर हाँ हमने कहा करेंट, चेंज करेंट लिखना था, तो यही वाला सजेशन ठीक है, ये वाली स्पेलिंग ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और कह देंगे चेंज ऑल। फिर डायग्राम्स चेंज ऑल, फिर चूज चेंज ऑल। ऐसे जहां जहां जो गलती मिल रही है उसे चेंज करके या जरूरत पड़ने पर इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे और 1 बाय 1 सारी मिस्टेक्स को दूर कर लेंगे। जब सारी गलतियां दूर हो जाएंगी, देखिए कर्सर यहीं पर आ गया शुरू से चेक करते हुए, तो क्या बताएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, यानी आपकी स्पेलिंग और ग्रामर चेक कंप्लीट हो गया है। अब आपके डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक नहीं बची है। आप ओके करिए और अब अपने डॉक्यूमेंट को देखिए, तो कहीं कोई स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक हमें नहीं दिख रही है। वैसे अगर हम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, ऐसे ही पता चल जाए, मतलब हमें अभी तो 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो फिर भी हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये 50 पेज का होता तो क्या हम 50 के 50 पेज चेक करके देखते कि कहीं कोई लाइन तो नहीं दिख रही है हरी या लाल, तो उसकी जरूरत नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट में यदि एक भी स्पेलिंग या ग्रामर से मिस्टेक होती है, तो हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि स्टेटस बार में यहाँ पर ये स्पेलिंग ग्रामर चेकर का बटन होता है, ये प्रूफिंग एरर का बटन होता है, जहां पर अभी ब्लू कलर का टिक दिख रहा है। ये ब्लू कलर का टिक ही ये बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में ना तो स्पेलिंग और ना ही ग्रामर से रिलेटेड कोई मिस्टेक है। हाँ, अगर कोई गलती हम करते भी हैं, जैसे मान लीजिए एक गलती हम जानबूझ के फिर से कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, वो गलती भले ही स्क्रीन पे सामने नहीं दिख रही है, लेकिन वो यहाँ पर लाल रंग के क्रॉस में बदल जाता है। तो डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड कोई मिस्टेक है या नहीं है, उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही देख के अंदाजा लग जाता है कि गलती है या नहीं है। तो एक भी गलती होगी तो ये क्रॉस बन जाएगा। अगर ये क्रॉस दिख रहा है तो बस सीधे सीधे हम F7 की दबाएंगे, गलती ढूंढेगा वो, हम कहेंगे चेंज ऑल और ओके करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि अगर रेड कलर के क्रॉस की जगह नीले रंग का टिक दिख रहा है, मतलब आपका सारा काम परफेक्टली सही है, स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड अब कोई मिस्टेक आपके डॉक्यूमेंट में नहीं है। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसका जल्दी से 1-2 ऑप्शन और बता देते हैं। रिसर्च। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे होते हैं, लेकिन लिखते लिखते मतलब जो वर्ड हमने लिखा, हमसे ये कहा गया कि उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड लिखिए। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी लिख रहे थे, अब सपोज बहुत सिंपल सा वर्ड हम लिख रहे हैं हैप्पी, लेकिन अब जब ये हैप्पी वर्ड हमने लिखा तो हमने मान लीजिए बॉस को दिखाया, तो बॉस ने कहा हैप्पी तो बहुत ही बच्चों वाला वर्ड है, हैप्पी की जगह कुछ और लिखिए। तो
अगर सेम मीनिंग वाला कोई दूसरा वर्ड लिखना होता है तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि हमें उसका सिनोनिम लिखना है, हिंदी में आप कहते हैं पर्यायवाची। तो इंग्लिश में किसी वर्ड का सिनोनिम अगर आपको लिखना है तो जाहिर सी बात है वो सिनोनिम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप गूगल की या तो फिर किसी डिक्शनरी की या ग्रामर बुक की हेल्प लेंगे। हालांकि हैप्पी इतना कॉमन वर्ड है कि सभी लोगों को हैप्पी का सिनोनिम पता होगा। जैसे मान लीजिए हम हैप्पी की जगह पे प्लीज लिख सकते थे, या हम इन हाई स्पिरिट्स लिख सकते थे, या और भी कुछ और लिख सकते थे। तो सोचेंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो हमें बहुत सारे सिनोनिम्स याद आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए उस समय नहीं कुछ याद आ रहा, या हमें पता ही नहीं हैप्पी का सिनोनिम क्या होता है, तो बिल्कुल भी मगज मारने की जरूरत नहीं है। यदि कभी आप एमएस वर्ड में कोई वर्ड लिख रहे हैं और आपको उसी शब्द के मीनिंग का कोई दूसरा वर्ड लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आपको इस वर्ड को सिलेक्ट करना है और इसके बाद में रिसर्च बटन पे क्लिक करना है। अगर आप रिसर्च बटन पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए भी एक शॉर्टकट है, मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप लोग भी प्लीज इसे यूज नोट कर लीजिएगा कि आप प्रेस कर सकते हैं Shift+F7। या तो वर्ड को सिलेक्ट करें और रिसर्च के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, या तो वर्ड को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ F7 की प्रेस कर दें। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ F7 की प्रेस करते हैं, राइट हैंड साइड पर आप देखें रिसर्च की विंडो खुल जाती है और आपके इस शब्द के समान अर्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स दिख जाते हैं। सिनोनिम ही नहीं, साथ ही साथ देखिए सबसे लास्ट में एंटोनिम यानी कि हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, विलोम शब्द भी दिखाने लगता है। तो आपकी मर्जी, आपको सिनोनिम चाहिए या एंटोनिम चाहिए। तो हमें तो सिनोनिम चाहिए यानी सेम मीनिंग का वर्ड चाहिए। तो इसके लिए इतने सारे शब्द आपको मिल रहे हैं, जो भी आपको चाहिए वो ले लीजिए। तो हमने कहा डिलाइटेड अच्छा लग रहा है तो डिलाइटेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कह देंगे इंसर्ट। जैसे ही इंसर्ट करेंगे देखिए हैप्पी वर्ड मिट गया और उसकी जगह पर आ गया डिलाइटेड। इतनी आसानी से बिना दिमाग पर जोर डाले, बिना किसी पे निर्भर किए, बिना किसी की हेल्प लिए आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से आप काम कर सकते हैं। माने बॉस अगर साथ में बैठा भी है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि अरे यार मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हम कैसे करें। कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत इजी गोइंग वे में आप ये काम कर सकते हैं और आपका एक इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। जिस भी कलीग या बॉस के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी इस बात का बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आप काम को बहुत सही तरीके से करना जानते हैं, आपको सही स्टेप्स पता है, जिससे कि बहुत कम समय में और बिना खास एफर्ट्स लगाए आप इजीली ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? इसको क्लोज कर दे रहे हैं। रिसर्च के बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है थिसॉरस, भी वही है, थिसॉरस से भी वही होता है इसलिए कुछ नहीं बताएंगे। ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज करते हैं। कभी कभी डेटा को इंग्लिश में टाइप करते समय सपोज कोई वर्ड है तो हमें उसे हिंदी में लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने स्कूल लिखा, अब हम स्कूल को हिंदी में लिखना चाहते हैं, मगर स्कूल को हिंदी में स्कूल ही लिखना चाहते हैं, विद्यालय नहीं लिखना चाहते। ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है कि जो वर्ड हमने लिखा है उसका हिंदी चाहिए, वही शब्द हिंदी में लिखना है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए ट्रांसलेट ऑप्शन यूज किया जाता है, लेकिन आपको इसके लिए ये ध्यान रखना है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि बिना इंटरनेट ऑन किए आप इस एडवांटेज नहीं ले सकते इस ऑप्शन का। तो सपोज हम चाहते थे कि हम स्कूल लिखें लेकिन हिंदी में लिखें और हिंदी में हमें टाइप करना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, स्कूल लिखेंगे ऐसे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ट्रांसलेट के ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूछेगा कि स्कूल वर्ड को किस भाषा से, फ्रॉम इंग्लिश, किस में बदलना है, टू फ्रेंच। अभी तो वो दिखा रहा है फ्रेंच, लेकिन आपको किस में चेक करना है, आपको करना है हिंदी में। तो इसी पे क्लिक करेंगे और ढूंढ करके हिंदी भाषा लाएंगे। देखिए इंटरनेट ऑन है इसीलिए ये सब दिख रहा है, नहीं तो ये नहीं दिखता। तो आपको सिलेक्ट करना है अपनी लैंग्वेज और जैसे आप यहाँ पर करेंगे देखिए ये स्कूल हिंदी में दिखने लगा। यहीं से आप कह दीजिए इंसर्ट। तो इंसर्ट करते ही जैसे आपने क्लिक किया इस ऑप्शन पर, आपका इंग्लिश का स्कूल हिंदी में बदल गया। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं इसके लिए गूगल ट्रांसलेटर का भी हेल्प लेते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। जैसे अब हमें इस पूरे को बदलना था, हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके एक बार इस विंडो को क्लोज कर रहे हैं, फिर से ट्रांसलेट किया तो देखिए फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी दिखा रहा है, आपने कह दिया इंसर्ट, ये देखिए आपका डेटा यहीं पर हिंदी में कन्वर्ट हो गया। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से काम हो रहा है। इंटरनेट की सुविधा अगर ऑन है तो इतनी चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट, ज्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये ट्रांसलेशन ये सब छोड़ दीजिएगा। वर्ड काउंट,
कभी कभी आप टाइपिंग करते हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपने अगर 1 घंटे टाइपिंग की है तो आपकी टाइपिंग की स्पीड क्या कह रही है, या आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें आपने कितने वर्ड्स टाइप किए। तो वैसे तो देखा जाए तो स्टैटिस्टिकल काउंट तो स्टेटस बार पे ही दिखा रहा होता है, ये देखिए नीचे जहाँ लिखा होता है वर्ड्स, तो उसी में बता रहा है कि 2488 वर्ड्स आपने टाइप किए हैं। तो यहीं पर काउंट करके बता रहा है, और जैसे जैसे आप मतलब बढ़ाते हैं शब्दों की संख्या, तो देखिए अपने अकॉर्डिंगली वर्ड्स का काउंट बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप वर्ड्स के साथ साथ कैरेक्टर्स या और चीजें देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्ड काउंट के इस ऑप्शन पर आना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट का एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ दिखाता है। क्या दिखा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट कितने पेजेस का है, आपने उन पेजेस में कितने वर्ड्स टाइप किए हैं, आपके वर्ड्स अगर शब्दों को ना देखें तो अक्षर कितने हैं जिसमें स्पेसेस की गिनती नहीं की गई है, लेकिन अगर स्पेसेस को भी गिन लिया जाए तो कितने अक्षर हैं, टोटल कितने पैराग्राफ आपने टाइप किए हैं, और आपके डॉक्यूमेंट में टोटल लाइनें कितनी हैं। यदि आगे चल के अगर आपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं या फुटनोट्स और एंड नोट्स डाले हैं तो उनकी भी गिनती साथ में शामिल होती है। तो इस तरह से ये पूरा स्टैटिस्टिकल काउंट करता है, आपको बता देता है। तो आप कभी टाइपिंग कर रहे हैं और सेल्फ एनालिसिस ही करना चाहते हैं कि भाई हम टाइप करके ही देखना चाहते हैं सॉरी, कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमने कितने शब्द टाइप किए, कितने कैरेक्टर्स किए, मेरी स्पीड क्या है, तो आप उसे डे बाय डे ऐसे एनालाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कमेंट। कमेंट एक ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी वर्ड से रिलेटेड कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, लेकिन उस टेक्स्ट को कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर दिखाया जाए, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो हम उसे छुपा भी सकें। हालांकि छुपाने के लिए अगर शुरू में लोगों ने जिन्होंने जिन्होंने मेरी 1-2 क्लासेस अटेंड की थी तो मैंने बताया था कि डेटा को छुपाने के लिए हिडन का ऑप्शन भी होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो चीज दिखे। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों की लिस्ट बनाई, हम 5 लोगों का नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कुछ भी, तो हमने यहाँ लिख दिया अमन, नमन, नैना, अदिति, ईशान, ऐसे हमने कुछ नाम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब हम ये चाहते थे इस लिस्ट में इतने लोगों में एक ऐसा एम्प्लॉय है जो हमारी कंपनी का इस महीने का स्टार एम्प्लॉय है, जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, तो वो हमारी कंपनी का स्टार एम्प्लॉय है। और एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है, सबसे खराब, तो वो हमारी कंपनी का मतलब हमने कहा ब्लैक शीप है। ब्लैक शीप मतलब एक तरीके से कह सकते हैं धब्बा है कंपनी के लिए। तो हम चाहते हैं कि उनके नाम के आगे हम ये लिख दें कि वो कौन इसमें से ब्लैक शीप है और कौन इसमें से स्टार वर्कर है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी ये लिस्ट देखे तो उसे वो दिखने लगे, पढ़ा हो लेकिन लोगों को दिखाई ना दे, दिखे तब जब हमें जरूरत हो। तो ऐसी चीज को हम कमेंट की तरह से भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ईशान जो है वो हमारी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉई है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से न्यू कमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए एक कमेंट का ये रेड कलर का बलून बन के आ जाता है, ये बलून बना है। और आपको यहाँ कह रहा है कर्सर देखिए ब्लिंक कर रहा है, तो कह रहा है आपको जो भी कमेंट लिखना है आप लिखिए। तो हमने कहा ये है हमारा स्टार एम्प्लॉय, और बाहर क्लिक कर देंगे, मतलब बैलून के बाहर क्लिक कर देंगे। फिर हमने कहा नमन जो है ये ब्लैक शीप है, तो इसको सिलेक्ट किया और न्यू कमेंट कहा और ये कह दिया ये ब्लैक शीप है। तो ऐसे ये कमेंट के बलून्स दिखने लगते हैं। लेकिन बलून दिखने का प्रॉब्लम तो फिर वही है कि जब दिख रहा है तो फायदा क्या, कोई भी अगर ये डॉक्यूमेंट खोलेगा तो उसे दिखेगा, पर हम ऐसा नहीं चाहते कि उसे दिखे। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कमेंट्स हैं इनको हम हाइड कर सकते हैं। कमेंट्स को हाइड करने के लिए वैसे तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे कमेंट्स के बाद में एक और ग्रुप बना हुआ है ट्रैकिंग, यहाँ आएंगे और यहाँ सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है फाइनल शोइंग मार्कअप, इसके बटन पर क्लिक करें यहाँ पर और यहाँ से इसको क्लिक करके कह दें फाइनल, बस। और अब देखिए ना तो स्क्रीन पर कोई इंडिकेशन है कि कहीं कोई कमेंट दिया गया है और किसी को अनुमान भी नहीं लग सकता कि कमेंट दिया गया है। हाँ,